हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धनंजय रॉय शहर के सबसे रईस और इज्जतदार लोगों में से एक थे। वो अपनी पत्नी सरला के साथ एक बहुत बड़े घर में रहते थे। सरला बहुत ही संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। धनंजय और सरला का एक ही बेटा था, विराज। एक दिन सुबह सुबह सरला आरती की थाली लेकर विराज के कमरे में जाती है, जहां विराज सो रहा होता है, और वो उसके पास जाकर बोलती है, वीरू, वीरू बेटा, अब उठ भी जा। सुबह के 9 बज चुके हैं। अगर उठा नहीं तो फिर से कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। क्या 9 बज गए? आपने पहले क्यों नहीं उठाया? आज फिर से अवस्थी सर से सुनना पड़ेगा यार। अरे किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को सुनाए। ये ले प्रसाद और भगवान का नाम लेकर कॉलेज जा। अरे मेरी भोली माँ, अवस्थी सर से तो मुझे आपका भगवान भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में उसके दोस्त रोनी और नायरा क्लास के बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी विराज आकर बोलता है, और बेनमूनो, क्या खुसर फुसर चल रही है? अरे यार, वो अवस्थी सर की जगह एक नई टीचर आई है, बस उसी की बात कर रहे थे। मतलब अब उस अवस्थी से हमें छुटकारा मिल गया? भगवान, आप कितने दयालु हो मुझ पर। जिसके बाद वो तीनों क्लास के लिए चले जाते हैं। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों बातें करते हुए अपने घर की ओर आ रहे होते हैं, और विराज उन दोनों से बात करने में इतना बिजी होता है कि वो सामने से आ रही एक औरत से टकरा जाता है, और वो गिरने ही वाली होती है कि विराज उसे संभाल लेता है। जिसके बाद विराज उसे देखता रह जाता है, और वो औरत बोलती है, मैं ठीक हूँ, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, पर ये तो एकदम फिल्मी सीन हो गया, जैसे आप मेरी काजोल हो और मैं आपका शाहरुख। संगीता मैम, आप? क्या मैम? हाँ कमीनो, यही वो टीचर है जो अवस्थी सर की जगह आई है। बेटे विराज, तेरे तो लग गए। क्या लग गए? वो ये कह रहा है कि रास्ते लग गए। वो हम घर जा रहे हैं ना, इसकी आदत है शॉर्ट में बोलने की। वैसे मैम, आप अभी तक कॉलेज में? मैं कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर्स में रहती हूँ, और लगता है तुम मूवीज बहुत देखते हो। मैम, आपको कैसे पता? विराज तो मूवीज का कीड़ा है, कीड़ा। तो इस कीड़े से कहो ज्यादा ना उछले और स्टडीज में अपना ध्यान लगाए। और हाँ, आगे से सामने देखकर चलना, ताकि किसी और से टकरा ना जाओ। इतना बोलकर संगीता वहाँ से चली जाती है, और विराज भी अपने घर आ जाता है। विराज संगीता से अपनी पहली मुलाकात को याद करके सो जाता है। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं, और विराज संगीता की कोई भी क्लास मिस नहीं करता, बल्कि बाकी क्लास के टाइम भी वो संगीता को देखने स्टाफ रूम में जाया करता। ऐसे ही एक दिन जब वो खिड़की से संगीता को देख रहा था, तो पीछे से नायरा आकर उसके सर पर जोर से मारते हुए बोलती है, ओए निकम्मे, किसे ताड़ रहा है? और तू संगीता मैम के अलावा किसी और की क्लास क्यों नहीं लेता? पता नहीं यार, मन ही नहीं करता। तुझे पता है, मुझे लगता है कि मुझे ना संगीता मैम से प्यार हो गया है। तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है उनकी उम्र क्या है? तुझसे पूरे 10 साल बड़ी है वो। तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर विराज कॉलेज के पास वाले एक पार्क में चला जाता है, जहाँ कुछ ही देर में संगीता भी आ जाती है। उसे देखकर विराज उसके पास जाकर बोलता है, मैम नहीं, संगीता जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्या? बताओ, मैं हेल्प कर देती हूँ। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे और आप मुझे समझोगे, फिर जवाब दोगे। अब बताओगे भी? संगीता जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ओह, मैंने बोल दिया। अपनी नादानी में तुम क्या बोल गए? कुछ पता भी है तुम्हें? मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो मुझसे प्यार करने लगे? और तुम्हारे मेरे बीच में जो एज गैप है, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? पर संगीता जी, प्यार उम्र देख के तो नहीं होता ना, और मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पर मैं शादीशुदा हूँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स मुझ जैसी बड़ी उम्र की लड़की को अपनी बहू मान लेंगे? कभी नहीं। विराज संगीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, और संगीता भी उसकी आंखों में प्यार से देखने लगती है। जिसके बाद विराज बोलता है, मुझे पता है कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मुझे परवाह नहीं है कि कोई समझेगा या नहीं,
पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे, वरना मैं अपनी जान ले लूंगा। उसकी ये बात सुनकर संगीता उसे शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद में दोनों एक मंदिर में जाकर सारे रीति रिवाज के साथ शादी करके घर जाते हैं। घर के दरवाजे पर संगीता विराज से बोलती है, विराज, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें नहीं अपनाया तो मुझसे वादा करो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम मेरी वजह से अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ अंदर चलिए। दोनों अंदर जाते हैं। विराज के माता पिता विराज को ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं और धनंजय गुस्से में बोलता है, नालायक, पढ़ने की उम्र में शादी करके घर आ रहा है तू। क्या यही सब करने के लिए तुझे इतने बड़े कॉलेज में भेजा था? वीरू, कम से कम अपनी माँ को तो बता देता अगर ऐसा कुछ था तो। क्या मैं तेरी बात नहीं समझती? नहीं समझते, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। ये क्या कह रहा है तू? ये कहना चाहता है कि अगर हमें पता चल जाता कि ये अपने से 10 साल बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर रहा है तो हम ये कभी होने ही नहीं देते, यही ना? क्या ये लड़की वीरू से उम्र में 10 साल बड़ी है? अरे देखो तो जरा इसे, कैसे आराम से बिना एक शब्द बोले यहाँ हो रहे हंगामे का मजा ले रही है। विराज की इस हरकत पर उसकी माँ दोनों को बहुत बुरा भला कहती है, पर बेटे ने तो शादी कर ली थी, भले ही उनकी मर्जी के खिलाफ। इसीलिए वो लोग दिल से नहीं लेकिन दिखावे के लिए इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे संगीता ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। हमेशा वो अपनी सास से अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी करने को लेकर कड़वी कड़वी बातें सुना करती थी। एक दिन ऐसे ही संगीता मंदिर की सफाई कर रही होती है और पूजा की थाली में फल रख देती है जो कि थोड़े सड़े हुए थे, जिस पर उसकी सास तिल मिलाती हुई बोलती है, अरे हाय, अरे ओ बहू, बढ़ती उम्र के साथ साथ तेरी आंखें भी खराब हो गई हैं क्या? क्या हुआ मम्मी जी? अरे तेरा दिमाग क्या बस छोटी उम्र के लड़कों को फंसाने में ही चलता रहता है क्या? पहले मेरा बेटा छीन लिया और अब मेरे ठाकुर जी को भी छीनना चाहती है, जो ये सड़े फलों का भोग लगा रही है उन्हें। वो मैंने देखा नहीं मम्मी जी, मैं अभी इन्हें हटा देती हूँ। बस बस, अब तू रहने ही दे। संगीता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फर्श पर पानी गिरा होता है और उसमें बिजली की एक नंगी तार गिरी होती है और सरला सोफे पर बैठी थी। वो कहीं जाने के लिए पैर जैसे ही फर्श पर रखती है, उसे करंट लग जाता है। संगीता जैसे ही ये देखती है, वो एक लकड़ी का डंडा लाकर तार के स्विच को बंद कर देती है, लेकिन करंट लगने की वजह से सरला बेहोश हो जाती है। संगीता डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है। इतने में विराज और उसके पापा धनंजय भी घर आते हैं। डॉक्टर सरला को चेक करके बोलती है, आपकी भूख की वजह से आपकी जान बच पाई है। अगर वो जल्दी से स्विच ऑफ करने की समझदारी ना दिखाती तो कुछ भी हो सकता था। बहू, मैंने हमेशा तेरी उम्र और मेरे बेटे से शादी करने के लिए तुझे ताने दिए, लेकिन तूने मेरी हमेशा सेवा की और आज तेरी वजह से मैं जिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। और इस तरह संगीता अपनी समझदारी और निस्वार्थ स्वभाव से अपने परिवार वालों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। अदिति उत्तराखंड की वादियों में रहने वाली एक लड़की थी जो बाहर से आए टूरिस्ट ट्रैवलर्स को गाइड किया करती थी। ऐसे ही एक दिन दिल्ली से नील, सौरभ और आयु नाम के कुछ लड़के उत्तराखंड की हंसी वादियों का मजा लेने के लिए आते हैं, जिन्हें अदिति गाइड करती है। वो तीनों एक पूरा दिन अदिति के साथ घूमने के बाद रात को एक होटल में रुकते हैं, जहां उसमें से एक लड़का सौरभ अदिति को खिड़की के बाहर शॉर्ट ड्रेस पहने देखता है। जैसे ही अदिति की नजर उस पर पड़ती है, वो अपनी जीभ निकालकर उसको हाथों से इशारा करती है। सौरभ बिना किसी को कुछ बोले तुरंत ही उसकी तरफ जाता है और बोलता है, बस आया मेरी जान, तुम जैसी गाइड करने वाली मिल जाए तो तुम्हारे पास से ही न जाए कोई। मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? मुझे पता है मेरी जान, जब तुमने मुझे इशारा किया था मैं तभी समझ गया था कि जो लड़का
किसी लड़की को एक नजर देखता तक नहीं। वो तुम्हारी दी सदा से कैसे तुम्हारी ओर खिंचा चला आया। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, नहीं तो जल्दी से मुझे अपना बना लो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसको लंबी किस करती है। किस करने के बाद वो उसके करीब जाती है, उसे अपनी जीभ से लिक करना शुरू करती है। उसके ऐसा करते ही सौरभ अपनी सुध-बुध खो देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन सारे लड़के राफ्टिंग के लिए रेडी हो अदिति के पास जाते हैं, जहां अदिति उनसे बोलती है, तुम्हारा एक दोस्त सौरभ कहाँ है? पता नहीं साला कहाँ चला गया, रात से ही गायब है। इसके साथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए। अब राफ्टिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। सॉरी, पर आज आप सौरभ को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं है और उस कमीने को ढूंढना बहुत जरूरी है। नील और आयु सौरभ को ढूंढने लगते हैं, जिसमें अदिति भी उनका साथ देती है। नील और आयु पूरा दिन उसको ढूंढते हैं, पर सौरभ कहीं नहीं मिलता और ना ही उसका फोन लगता है। दोनों दोस्त थक हार कर रात में अपने होटल आ जाते हैं, जहां वो रुके हुए थे, और आपस में बात करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है यार, आखिर सौरभ जा कहाँ सकता है? पता नहीं, मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं क्या। दोनों दोस्त अपने रूम में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद नील बाहर का नजारा देखने के लिए बाहर जाता है, जहां वो अदिति को अकेले शॉर्ट ड्रेस में देखता है तो उसका भी सौरभ की ही तरह जी मचलने लगता है। फिर वो तुरंत ही उसके पास जाकर बोलता है, अरे अदिति जी, आप अकेली और यहाँ क्या हुआ? वो क्या है ना कि आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। क्यों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी कमी को पूरा कर दूंगा। सच? तो चलो मेरे साथ मेरे रूम में, मैं तुम्हें अपनी जीभ का जादू भी दिखाऊंगी वहाँ। तुम्हारी जादुई जीभ है? वो कैसे? चलो तो सही मेरे साथ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अदिति नील को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसके साथ भी ठीक सौरभ के जैसा ही करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। नील को भी अपने साथ ना देखकर आयु हैरान हो जाता है और वो उसकी वॉशरूम और पूरे होटल में उसे ढूंढने लगता है, पर नील उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अदिति के पास जाता है और उससे बोलता है, मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? सच सच बोलना, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो। अरे तुम ये सब कुछ क्या बोले जा रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम टूरिस्ट लोग तो मेरे भगवान समान होते हो, मेरी रोजी रोटी चलती है इनसे। मेरे को ऐसा करके क्या मिलेगा, बताओ जरा। मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही भूला भरा बोल दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम किसी के लिए परेशान होते हैं तो। आयु को कुछ समझ नहीं आता और उसका पूरा शक अदिति पर जाता है। वो अपने दोस्तों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवा देता है। पुलिस आसपास की जगह पर होटल में तलाशी करना शुरू कर देती है, पर उनको कहीं भी कोई सबूत मिल ही नहीं पाता। वहीं आयु का अदिति पर शक गहरा होता जाता है, पर बिना किसी ठोस सबूत के वो उसे कुछ कह ही नहीं पाता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर सौरभ और नील का कुछ अता पता ही नहीं चलता। पर आयु अपनी कोशिशों को जारी रखता है, साथ ही वो अदिति पर भी नजरें गड़ाए रखता है, पर उसे भी कोई सबूत नहीं मिल पाता। थक हार कर वो तीसरे दिन शाम को होटल के पार्क के एक झूले पर बैठा होता है और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक से बारिश होती है और उसे सामने से हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए अदिति दिखाई देती है, जो ललचाई हुई आंखों से उसकी तरफ बढ़ती है और उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है। पर आयु अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलती है, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है, जहाँ वो सब की तरह उसको किस करती है और किस करने के बाद उसको बेड पर लेटाकर उससे बोलती है, मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? पहले मैं अपने दोस्तों को देखना चाहूँगा। इतना बोल आयु उसके कमरे की तलाशी करने लगता है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, समझी तुम? इतना बोल वो अदिति की बड़ी सी अलमारी खोलता है, जिसमें वो अपने दोनों दोस्तों को अधमरे हालत में देखता है।
और बोलता है, ये क्या हालत कर रखी है तुमने मेरे दोस्तों की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कोई मुझे ना छोड़े, तुम सभी लोग हमेशा मेरे साथ रहो, पर मेरे साथ तो कोई रहना ही नहीं चाहता। तुम ये सब क्यों कर रही हो, और ऐसा क्या है तुम्हारी जीभ में जो तुम्हारी क्लिक करते ही सब बेहोश हो जाते हैं? सच सच बोलना, नहीं तो आज तुम्हारा सारा खेल यहीं मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा। अदिति डर जाती है। बताती हूँ, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि सारे स्मार्ट लड़के हमेशा मेरे साथ रहे, पर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं उनको बेहोशी की हालत में अपने साथ रखती हूँ, ताकि उनमें से कोई मुझसे दूर ना जा सके। अच्छा, तो ये बात है, और तुम्हारी इस जादुई जीभ का क्या राज है? सच सच बताना, वरना बताती हूँ, मेरी जीभ में कोई जादू नहीं है। तो तुम्हारे लिख करते ही ये सब बेहोश कैसे हो जाते हैं? वो जब मैं उन्हें लिख करती हूँ तो मैं इससे छोटी सी सुई उनकी बॉडी में चुभा देती हूँ, जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इस सुई में मैंने एक बेहोशी की दवा लगा रखी है और कुछ नहीं। उसकी सारी सच्चाई सुन वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं वो अपने दोनों दोस्तों को उसके चुंगल से सही सलामत निकाल लेता है। उनको होश में लाकर अगले ही दिन अपने साथ दिल्ली ले आता है, जहां वो सब अपने घर चले जाते हैं। वहीं अदिति को अपने किए की सजा मिल जाती है। उनके साथ इतना सब होने के बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और लड़कियों से दूरी बनाकर रखने लगते हैं। इसी तरह एक बार फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और वो सारे दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधा एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत ही अच्छे से आता था। वो अपनी माँ शांति के साथ रहा करती थी। एक दिन उसके दूर के चाचा रघु राधा के लिए एक अमर नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं। ये सुनकर शांति उन्हें कुछ खाने के लिए बोलती है। ऐसे में रघु खाते हुए अपनी भाभी से कहता है, भाभी, रिश्ता बहुत अच्छा है, आज से जाने मत देना। चाचा जी, आपने जो पहले मुंह में खाना ढूस रखा है ना, उसे खत्म कर लीजिए। कोई नहीं भाग रहा आपका खाना लेकर। जब लड़के वाले आए तो इसकी ये तेज जुबान बंद करवा लेना भाभी, वरना लड़के वाले रिश्ता पक्का करने से पहले ही भाग जाएंगे। फिर मैं तो क्या, कोई भी इसका रिश्ता नहीं करवा सकता। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हमारी राधा की बात रही तो वो कुछ नहीं बोलेगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। रघु देखते ही देखते सारा खाना चाटकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद लड़के वाले राधा को देखने के लिए उनके घर आते हैं, जिसके लिए राधा और शांति घर की साफ सफाई कर रही होती है। राधा के घर में एक दीवार की सफेदी उतर रही होती है, जिसे वो साफ करती है कि तभी अचानक उसके चाचा का फोन आ जाता है। अपने चाचा का फोन देखते ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दीवार की उतरती सफेदी को फेंकने के बदले अपने मुंह में डाल लेती है। उसको खाते ही राधा को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और वो एक बार फिर से ऐसे ही सफेदी खाती है और फिर खुद से बोलती है, वाओ, इस सफेदी का स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है और चाचा जी की तरह बेस्वाद तो बिल्कुल भी नहीं है। राधा सफेदी खाकर अपने चाचा को खरी खोटी सुना रही होती है कि तभी शांति उसके पास आती है और बोलती है, ओहो, इस सफेदी को भी अभी उतरना था। खैर, इन सब को छोड़, पहले तू जाके सफाई कर ले। कल अमर अपनी माँ के साथ तुझे देखने के लिए आ रहा है। अगले दिन अमर और दिव्या राधा को देखने के लिए उसके घर आ जाते हैं, जहाँ उनके चाचा खाना ठूसते हुए बोलते हैं, भाभी, लड़का और उसका घर दोनों बहुत अच्छा है। खुद की कोठी है और खुद की मर्सिडीज। मुझे सब पता है इनके बारे में, बिचौलिया हूँ ना। बेटा, घर का काम काज तो करना आता है ना। अरे भाभी, काहे बात का टेंशन लेती हो? लड़की हीरा है, सब आता है। हमें सब पता है, मैं बिचौलिया हूँ ना, सब जानता हूँ। रघु राधा और अमर का रिश्ता पक्का करवा देता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, पर सफेदी खाना बंद नहीं करती और उसकी सफेदी खाने की लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो मौका मिलते ही सफेदी खाना शुरू कर देती है।
वहीं उसकी सास दिव्या दीवार की सफेदी उतरता देखकर बहुत परेशान हो जाती है और घर में एक बार फिर से सफेदी करवाने के लिए सफेदी वाले को बुला लेती है। सफेदी वाला सफेदी करके कुछ ही दिनों में चला जाता है। घर में दोबारा से सफेदी होने की वजह से राधा सफेदी नहीं खा पाती, जिसके लिए वो चाकू की मदद से दीवार से सफेदी निकालकर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सफेदी खाने की तलब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दीवार पर लगी हुई सफेदी को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर देती है। तभी उसकी सास दिव्या उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर बोलती है, अरे घरनाशी, मैंने अभी अभी सफेदी करवाई थी और तूने सफेदी खाने के लिए पूरे घर की सफेदी ही उतार दी। नहीं माँ जी, वो तो मैं बस। अरे चुप कर, ये वो माँ जी ये सब बोलना बंद कर। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से तुझे सफेदी खाते हुए। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही राधा फिर से सफेदी खाना शुरू करती है, जिस पर दिव्या उसको बोलती है, अरे अब फिर से सफेदी खाने मत लगना, समझी? और हाँ, मेरे लिए चाय लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। पहले माँ जी को चाय दे दे राधा बेटा, वरना जैसे तू सफेदी खाती है ना, माँ जी तुझे खा जाएगी। इतना बोलकर राधा जल्दी से अपनी सास के लिए चाय बनाकर उन्हें दे देती है। उस दिन के बाद से राधा इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि उसे सफेदी खाते हुए कोई देख ना ले। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और घर में सीलन होने की वजह से घर की दीवार की सफेदी उतरना शुरू हो जाती है और सबसे पहली नजर इस पर राधा की पड़ती है और वो दीवार से उतर रही सफेदी की पपड़ियों को उतार कर खाते हुए बोलती है, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। भगवान खुद चाहते हैं कि मैं सफेदी खाऊं, तभी तो पूरे घर में सीलन हो गई और सफेदी की बड़ी बड़ी पापड़ियाँ उतरने लगी। हाय, अब तो मुझे उंगलियों से नोचने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही उठा के खा लूंगी मैं तो। राधा अब आए दिन सफेदी खाना शुरू कर देती है, जिससे उसके पेट में गर्मी बनने लगती है और एक दिन उसके पेट में इतनी गर्मी बन जाती है कि उसके पेट में एक जलन होने लगती है। राधा अपने पेट की जलन को खत्म करने के लिए कभी आइसक्रीम खाती है तो कभी ठंडा पानी और कभी कोल्ड ड्रिंक पीती है। देखते ही देखते उसके पेट में जलन और उसके मुंह में छाले होने लगते हैं। वो छाले इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको भूख लगनी भी कम हो जाती है। अब राधा ना तो कुछ खाया करती थी और ना ही उसको भूख लगा करती थी। ऐसे ही एक दिन राधा जब जूस पी रही होती है कि तभी उसे ढेर सारी उल्टियां होना शुरू हो जाती है, जिसमें उसके मुंह से खून भी निकलता है। उसके मुंह से ऐसे खून निकलता हुआ देखकर दिव्या और अमर बहुत ही डर जाते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं, लगता है आप लोग राधा जी का ख्याल नहीं रखते। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर, सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो भी ठीक रहती है। आज अचानक से ही उसकी तबीयत बिगड़ी है। ख्याल रखते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राधा जी को अल्सर की प्रॉब्लम है। उनके पेट में इतनी गर्मी बनती है जिसकी वजह से उनके पूरे मुंह और पेट में छाले हैं। साथ ही साथ पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, जिससे खून की भी मात्रा कम हो गई है। डॉक्टर की बात सुनकर दिव्या को याद आता है कि एक दिन उसने राधा को सफेदी खाते हुए देखा था। डॉक्टर के जाते ही वो ये बात अमर को बता देती है। वहीं डॉक्टर राधा को कुछ दवाइयाँ देकर घर भेज देते हैं। घर जाते ही दिव्या और अमर राधा से कहते हैं, और खाओ सफेदी, ये सब सफेदी खाने का ही नतीजा है। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ नहीं बताओगी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? अमर और दिव्या की डांट सुनकर राधा रोने लगती है और समझ जाती है कि सफेदी खाना उसके लिए कितना भारी पड़ चुका है। अगर उसने अब भी सफेदी खाना बंद नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। राधा समझदारी से काम लेती है और अपनी सास और अपने पति से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए बोलती है, माँ जी, अमर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया है और मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं अब से सफेदी की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी और ना ही उसे खाऊंगी और अपना इलाज भी करवाऊंगी। राधा को ऐसे करता देख दिव्या और अमर उसे माफ कर देते हैं। अब राधा भी समय पर अपनी दवाइयाँ लेती है और सफेदी खाना बिल्कुल छोड़ देती है। धीरे धीरे राधा की तबीयत सुधरने लगती है। उसे ठीक होता देखकर दिव्या ये सोचने लगती है कि कहीं वो दोबारा से सफेदी खाना शुरू न कर दे, इसीलिए वो घर में सफेदी करवा लेती है।
और जैसे ही सफेदी उतरती तो वो तुरंत उसे ठीक करवा लिया करती, एक बार भी उसे खराब नहीं रहने देती। लंबा कोर्स पूरा होने के बाद राधा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है और हमेशा के लिए सफेदी खाना छोड़ देती है, जिसके बाद अमर, राधा और उसकी सास दिव्या तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सफेदी खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।